हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ और स्वागत है आतिफ क्रिएट्स चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो अमेरिका के एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की, जिसके मजाक में लिए गए एक गलत डिसीजन उसके लिए बुरी कहानी बन जाए, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और वो उसकी लाइफ की आखिरी गलती होती। ये है द मोस्ट अनयूजुअली एंड द मोस्ट टेरिफाइंग डेथ इन द कैरिंग हिस्ट्री। ये है द नटी पटी केव। 26 साल का जॉन एडवर्ड अपनी वाइफ के साथ अपने घर आता है अपनी फैमिली से मिलने और कुछ यादगार मेमोरी बनाने का प्लान करता है। प्लान ये होता है कि नटी पटी केव एक्सप्लोर करने जाएंगे जो ऊटा शहर में है, सॉल्ट लेक सिटी के पास। तो सभी घर वालों का प्लान ये होता है कि 24 नवंबर की रात 8 बजे नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहां जो होने वाला था वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हालांकि जॉन इस केव में पहली बार जाने वाला था, लेकिन इसे थोड़ा बहुत केविंग का एक्सपीरियंस था क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। जनरली नटी पटी केव बिगनर केवर के लिए सूटेबल मानी जाती है और एक्सट्रीमली ये इसी के लिए ही पॉपुलर भी है। जिसे केविंग की थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होती है वो भी इस केव को आराम से एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन इस केव में ऐसा सेक्शन भी है जो कि काफी चैलेंजिंग है, जैसे कि बर्थ कैनाल, जो कि बहुत ज्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से वहां एक्सपीरियंस केवर भी अपनी बॉडी को स्क्वीज करके निकल नहीं पाते और उन्हें वहां से निकलने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती है। और इस वजह से इस केव को सालों पहले बंद भी किया गया था और ये नटी पटी केव मार्च 2009 में रीओपन हुई थी कुछ न्यू रूल्स के साथ। रूल्स ये थे कि केवर के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहां की अथॉरिटी से परमिट लेनी होगी और केवर के हर एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना कंपलसरी थे। जॉन और उसका 23 साल का छोटा भाई जॉस एक्सपीरियंस केवर थे, तो इन्हें अंदर जाने की परमिट मिल जाती है और फिर सभी घर वाले मिलकर नटी पटी केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जिसका साइज सिर्फ 30 इंचेस था और वो सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में घुसते हैं। पूरा ग्रुप केव में एंटर होता है तो पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जॉन और जॉस और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह रुक जाते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव की सबसे चैलेंजिंग बर्थ कैनाल को विजिट करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। ये इतना टाइट है कि कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टाइट पैसेज है और अगर इसे क्रॉस कर गए तो एंड में एक और टाइट पैसेज आएगी और अगर उसे भी क्रॉस कर गए एंड में एक छोटी सी थोड़ी सी रूम मिलेगी जहां आपको टर्न होने का मौका मिलेगा और फिर वहां से आप टर्न होके वापस आ सकते हो। हालांकि ये इतना टाइट है, इसमें एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस जो इसके पीछे आ रहा था, उन्हें बर्थ कैनाल मिल जाती है और वो दोनों बर्थ कैनाल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इसमें गलती ये थी कि जॉन और जॉस जिस रूट में घुसे थे वो बर्थ कैनाल थी ही नहीं। जॉन और जॉस एक्चुअल में गलत रूट में घुस चुके थे, जिसके बारे में इन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टानें भी आती हैं। हालांकि जॉन हेल्दी था, अपने प्राइम टाइम में था और वो अपनी बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर सकता, अपने शोल्डर, अपनी कमर एंड अपने पैरों को परफेक्ट डायरेक्शन में फोल्ड करके आगे मूव करता है जॉन। और अब जॉन क्रॉक स्क्रू के रूट में आ चुका था और जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था पैसेज और भी टाइट होती जा रही थी और अब तक वो वापस भी मुड़ नहीं सकता था क्योंकि वो पैसेज एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइट थी। इसे लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल में है और इसके अकॉर्डिंग जैसे इसे पता था कि एंडिंग में एक स्मॉल टूम आएगी और मुझे टर्न होने का मौका मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है और यही जगह थी जहां चीजें और भी बिगड़ जाती हैं। और अब तक वो क्रॉक स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस क्रॉक स्क्रू एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटा और फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ती थी और सिर्फ कुछ ही लोग इसे अपनी स्किल की मदद से क्रॉस कर सकते थे और वहां से केवर को रॉक लेज से 90 डिग्री बेंड होना होता है लेफ्ट की साइड। अब तक जॉन इस स्मॉल एरिया से टर्न हो चुका था और इसके बाद वो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंचता है। जॉन की हाइट 6 फीट एंड वेट 90 kg था। यहाँ पर इसकी अपनी बॉडी को टर्न करके वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस की वजह से वो ना चाहते हुए भी लीज एरिया की तरफ आगे बढ़ता है, खुद को स्क्वीज करते हुए। हालांकि ये एरिया टाइट था तो जॉन को लग रहा था ये बर्थ कैनाल की सबसे टाइट जगह है, मतलब कि आगे एक बिगर स्पेस आएगी और वहां से टर्न होने का मौका मिलेगा। और वो अपने स्टोमक को प्रेस करते हुए रॉक के सहारे आगे बढ़ता है। वो मूव करता रहता है। वो मूव कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एकदम जमीन से एग्जैक्टली नीचे की ओर। जॉन को पता नहीं था कि वो कहां पहुंच चुका है, जहां आज तक किसी ने भी क्रॉस नहीं किया। वो कंप्लीटली एक नई जगह पे था। एक्सट्रीमली टाइट और अनकंफर्टेबल पोजीशन होने के बावजूद भी जॉन कूल बनने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग जरूर मिलेगी
मिलेगी और फिर वो तभी स्पीड में नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है अपने भाई की ओर। कहता है जॉस तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। अपने शोल्डर के सहारे इससे आगे बढ़ना जरूरी था बाहर निकलने के लिए। और जॉन को जब अपने हेडलैम्प के सहारे एक होल का ग्लिम्प दिखाई देता है। एक होल है फ्लोर में, शायद उसके अंदर एक बड़ा स्पेस हो सकता है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है। लेकिन ये जॉन की जिंदगी की सबसे बुरी एंड आखिरी गलती थी। वो आगे बढ़ता है और अपने सर को होल में डालता है और एग्जैक्टली वो जिस टनल में जा रहा था वो अननोन थी और अब वो पहुंच चुका था इवन और भी टाइट स्पेस में। और जैसे कि उसने सोचा था कि आगे एक ओपनिंग मिलेगी, लेकिन इट वॉज अ डेड एंड। आगे रास्ता बंद था। ये पूरे केव की पैसेज की एंडिंग थी। इस जगह की स्पेस 18 बाय 10 इंचेस थी, मतलब कि एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी। वो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था और नियरली 78 डिग्री में मुड़ा हुआ था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है बट दिस होल वाज एग्जॉस्टिंग। इसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंसा हुआ था और दूसरा हाथ इसकी चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ था। वो दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि इसकी सारी मेहनत के बावजूद भी वो मूव नहीं कर सकता और इसके पैर भी होल के सबसे स्मॉलेस्ट साइड में फंसे हुए थे। वो जॉस की ओर दोबारा चिल्लाता है जबकि जॉस इसके पीछे था क्रॉक्स क्रू पाथ पे। लेकिन वो अपने भाई की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, बल्कि वो अपने फीट को आगे करता है और फिर अपने सर को पीछे रखता है ताकि वो आगे से आसानी से रिटर्न हो सके। उसे जॉन की आवाज कंटिन्यूसली सुनाई दे रही थी और फाइनली वो पहुंचता है उस जगह पर और वो देखता है जॉन एक होल में घुसा हुआ है और उसके सिर्फ 2 पैर ही दिख पा रहे हैं। वो जॉन के दोनों पैरों को अपने पैरों से पकड़कर खींचता है, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर आता और कंजक्शन की वजह से फिर से ग्रिप छूट जाती और जॉन फिर वापस इनिशियल पोजीशन पर वापस चला जाता है और बार बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो पा रहा था और इस सिचुएशन में दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जॉस को ये बात समझ में आ चुकी थी। यहाँ प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद लेनी होगी और दोनों के बीच ये डिसाइड होता है कि जॉस बाहर जाएगा मदद लेने के लिए और जॉन यहाँ अपनी पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स रहने की और धीरे धीरे सांस लेने की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। खैर जॉस केव से बाहर आता है और सभी को इस केस की जानकारी देता है और रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना है कि अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से वो सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले फीमेल रेस्क्यू अंदर जाती है जिसका नाम था सूसी और वो अपने पैरों में रस्सी बांध के अंदर जाती है ताकि वो अंदर जाकर अटक ना जाए और रात को 12:30 बजे जॉन से मिलती है और अब तक जॉन को वहां फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। जॉन को ये प्रोफेशनल हेल्प देखकर लग रहा था कि वो यहाँ से तुरंत निकल जाए, लेकिन वो गलत था। सुशी ये देखकर समझ चुकी थी कि ये सिचुएशन जितनी बुरी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बुरी है। सुशी रस्सी से जॉन के पैरों को बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोप में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था जिससे वो इफेक्टिवली रस्सी को खींच नहीं पाती। सुशी सब कुछ वो कोशिश करती है जितना वो कर सकती है, लेकिन वो भी 2 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। डिसीजन ये ली जाती है कि वहां एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी एंड देन एक मशीन से उसे खींचा जाएगा। इक्विपमेंट सभी पीसेस को क्रॉक के दूसरी तरफ ले जाने में घंटों लग रहे थे और टनल एक्सट्रीमली टाइट थी और सिर्फ छोटे टूल को ही अंदर ले जाया सकता था और असिस्ट करने के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता था और उस पर्सन को हाइट में छोटा और फ्लेक्सिबल होने की जरूरत थी। कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल होने में घंटों लग रहे थे और इसी दौरान केवर जॉन से बात करके जॉन को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे थे। जॉन को वहां अटके हुए अब तक 12 घंटे हो चुके थे और वो पूरी अपनी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में रहकर गुजारता है और साथ ही एक बॉडी की अपनी एक लिमिटेशन होती है ऐसी पोजीशन में रहने की और वो उस लिमिटेशन को पार कर चुका था। उसका 90 किलो का शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था और अब तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में भी गड़बड़ी आने लगी थी और धीरे धीरे इसकी सांसें भी रुक रही थी। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से इसके लेग्स भी फील होना बंद हो गए थे और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। रेस्क्यूअर और जॉन की फैमिली के लिए जॉन को ऐसी सिचुएशन में देख बहुत ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन वो भी हेल्पलेस थे और ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर भी एग्जॉस्ट हो रहे थे। रेस्क्यूअर को पता था कि जब वो चाहे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन यही चीज जॉन की किस्मत में नहीं। वो परेशान था और अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो सांस ले सके और वहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी। और अब इतना टाइम बीतने के बाद जॉन के पास एक वाइट टेलीकॉप सिस्टम लगाया गया और दूसरी साइड से जॉन की वाइफ इमली उससे बात करती है और जॉन को इनकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी अपनी वाइफ को दिलासा देता है मैं यहाँ से जल्द बाहर आ जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। और अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन के यहाँ 18 घंटे पूरे हो चुके थे और अब पुलिस सिस्टम भी लग चुके थे और मूव करने के लिए तैयार थे। एक रेस्क्यूअर
जिसका नाम रियान था, वो केव में घुसता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान देखता है कि जॉन की बॉडी ओपनिंग के सबसे नैरो साइड में फंसी हुई है, तो वो सबसे पहले उसे ठीक करता है और फिर वो उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचता है। लेकिन जॉन के पैरों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जब भी खींचता जॉन उसे रुकने को कहता, क्योंकि इसकी नर्व्स अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी थी। और फिर वो दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते और फिर वो दोबारा कोशिश करते हैं। और अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम काम कर रहा। जॉन अब ऑलमोस्ट इतना ऊपर उठ गया था कि वो अब रियान को एक्चुअल में देख सकता था। और फिर रियान जॉन को एक ट्यूब में एनर्जी ड्रिंक देता है। इसी तरह अब 19 घंटे बीत चुके थे। ये चीजें बहुत स्लोली हो रही थी और इसमें काफी इफेक्ट्स भी लग रहे थे। हालांकि काइंड्स ऑफ प्रोग्रेस तो हो रही थी, लेकिन अब भी उसे निकालना काफी मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर की सीलिंग को हिट कर रहे थे और उस पैसेज में अपने पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था। तो रियान फाइनली डिसाइड करता है कि वो इसके पैर को तोड़ देगा। और इसी बीच यहाँ एक अनइमेजिनेबल चीज होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरा सिस्टम फेल हो चुका था। एक बोल्ट जो जॉन के ऊपर ड्रिल किया गया था दीवार में, वो दीवार से निकल जाती है और वो सीधा रियान के सर पर जाकर लगती है और जिससे रियान के सर पर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जॉन जो आधा ऊपर उठ चुका था वो स्लिप होकर वापस से इनिशियल पोजीशन में चला जाता है और अब इसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। ये मूवमेंट जॉन जॉस की फाइनल किस्मत थी। अब शायद वो कभी बाहर नहीं आ सकता। और रिहान जब होश में आ गया उसके सर से खून बह रहा था। रियान पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या। खैर रियान वहां से बाहर निकलकर हॉस्पिटल चले जाता है और उसकी जगह जॉन के फादर ले लेते हैं और उस पुलिस सिस्टम को वापस से इंस्टॉल करने को 1 घंटा लग जाता है। जॉन के फादर रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन के फादर वहां जितनी देर भी रहते हैं उसमें जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये पूरा ऑपरेशन जॉन की बिना हेल्प के नहीं हो सकता और आखिरकार जॉन के फादर भी वहां पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और थक हार कर बाहर आ जाते हैं। और अब एक न्यू रेस्क्यूअर को भेजा जाता है और फिर वहां एक टेलीकॉप सिस्टम लगाया जाता है जिससे जॉन की फैमिली जॉन से बात कर सके। लेकिन रेस्क्यूअर जो देख पा रहा था वो जॉन की फैमिली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। कुछ घंटे पहले जॉन की सांसें लेने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम एक एरिया में ग्रुप बनाकर डिसाइड करती है कि जॉन शायद मर चुका है और इसीलिए पैसेज में मेडिकल प्रोफेशनल भेजे जाते हैं जिससे कंफर्म हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कंफर्म हो जाता है कि जॉन मर चुके हैं। 25 नवंबर की रात 11:56 में ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉन एडवर्ड जॉन्स ऑफिशियली मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश करी जॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जॉन की अपसाइड डाउन पोजीशन होने की वजह से ये इम्पॉसिबल था। जॉन की वाइफ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके पति एक सिंपल सी मिस्टेक की वजह से मारे जाएंगे, मगर अफसोस ये सच था। अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकालने के लिए, लेकिन फर्दर डिस्कशन के बाद डिसाइड किया जाता है कि ये करना काफी डेंजरस होगा और फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि एंट्रेंस को ही कंक्रीट से सील किया जाएगा और जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वहां दफन रहेगी। और 1 हफ्ते बाद पूरी नटी पटी केव को ही हमेशा के लिए सील किया जाता है और जॉन की फैमिली एंट्रेंस पर एक प्लैग लगाती है जॉन की याद में, जॉन एडवर्ड जॉन्स 1983 to 2009।